इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में नेचुरलिस्ट या एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने जो वर्क किया है उसको हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एनिमल्स की इकोलॉजी जो है वो टेक्सोनोमी के अंदर जो है वो एनिमल्स की टेक्सोनोमी में हेल्प आउट करती है। अब आपको जैसे पता है कि हर स्पीशी जो होती है एनिमल्स की उसकी एक अपनी टॉलरेंस रेंज है। इट मींस कि उसका एक अपना हैबिटेट है, उसका अपना एंजाइम्स या जो उसकी बॉडी टेम्परेचर है, पीएच है, जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। यानी हर जानदार का एक, जैसे पता है ना आपको कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम 200 डिग्री पे नहीं सर्वाइव कर सकते या हम 120 डिग्री पे नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं कुछ ऐसे भी हैं आर्की बैक्टीरिया जैसे हैं वो 120 डिग्री पे जो है वो जो होता है हॉट स्प्रिंग्स के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, रेंज ऑफ टॉलरेंस है, यानी हैबिटेट को कितना एनिमल एनिमल जो है टॉलरेट कर सकता है, किस तरह के हैबिटेट में रहेगा, उसकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आ जाती हैं जिसकी बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा है कि कोई भी दो स्पीशी जो होती हैं इसके अंदर इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जिनकी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स सेम होंगी वो कभी भी एक प्लेस पे इकट्ठी नहीं रह सकती। यानी दो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनकी आइडेंटिकल इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा। तो वो कंपटीशन में सिर्फ एक ही स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी ना, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें तो आपस में एक दूसरे से मैच कर रही हैं। तो दैट्स वाई वो इतना कंपटीशन उनका सीवियर होगा कि जस्ट उनमें से जो होगा वो एक ही जो है वो स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी, दूसरी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अब साइंटिस्ट ने इसमें यह भी बताया कि बहुत सारे जब जेनरा या हायर कैटेगरीज को जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि सिविल राइट जैसे फॉर एग्जांपल है, तो हर जानदार जो होता है वो अपना खास अडेप्टिव प्लेटियो रखता है, ये अडेप्टिव जोन उसका पाया जाता है जिसकी बुनियाद पर हम उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में उनको रख सकते हैं। अब ब्लैक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले बताया जैसे गैलापैगस आइलैंड पे आपने डार्विन फिंचीज को पढ़ा कि 14 तरह की डार्विन फिंचीज जो है ना वो गैलापैगस आइलैंड के ऊपर पाई जाती हैं। अब वो जो डार्विन फिंचीज हैं उनको अगर हम देखें तो उनकी जो है वो तीन जेनरा में मतलब जो है या तीन तरह की ग्रुपिंग की जा सकती है मेजर, जिसके मुताबिक क्या होता है कि वो जो फिंचीज हैं वो तीन तरह की मेजर बनती हैं। फॉर एग्जांपल अब हर एक का एक अपना इकोलॉजिकल जोन है और अपना उनका जो है इकोलॉजिकल निश भी है, यानी हैबिटेट भी उनका वेरी कर रहा है और इकोलॉजिकल जोन भी उनका क्या करता है, वेरी कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब पहली जो उसमें आपको बताई गई है वो जियोस्पाइजा है। अब जियोस्पाइजा जो फिंच का है ग्रुप, इसके अंदर अगर आप देखें तो ग्राउंड फिंच है ये बेसिकली, यानी ग्राउंड पे रहने वाली ये फिंचीज हैं। कैमाराइंकस को देखें तो वो ट्री फिंच है, सरथीडिया को देखें तो वो वार्बलर फिंच। पहला तो ये डिफरेंस आ गया गैलापैगोस फिंचीज में। अब जियोस्पाइजा जो है ये ग्राउंड फिंच है तो इसके फूड जो अगर आप चीफ देखें तो वो सीड्स हैं। कैमाराइंकस जो ये ट्री फिंच है इसका चीफ फूड देखें तो वो इंसेक्ट्स हैं। सरथीडिया देखें तो ये वार्बलर फिंचेस का चीफ फूड क्या है, स्मॉल इंसेक्ट्स है। यानी कि हर जानदार जो है, हालांकि इनके एंसेस्टर क्या थे, कॉमन। हर जानदार जो है इनमें से जिस तरह का उसको हैबिटेट मिला उसने अपने मुताबिक अपने अंदर चेंजेस उसकी हो गई और वैसा ही उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो दिस इज टर्म्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन, यानी इनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस हुआ और उससे फिर क्या होता है आपको पता है कि नई स्पीशीज भी वन वजूद में आती हैं। पहले सब स्पीशी बनती हैं, फिर वो सेमी स्पीशीज होते हुए एक कंप्लीट न्यू स्पीशी बन जाती हैं। तो अब इसमें जो है इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे जेनरा या हायर कैटेगरीज एनिमल्स की हैं, उनको मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर क्लासीफाई किया गया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पर भी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है, क्योंकि जैसा देखें हैबिटेट था उनका वैसा ही उनका जो था वो इकोलॉजिकल निश बन गया हुआ था, यानी वैसा ही उनका फूड हैबिट एनिमल्स का बन गया हुआ था। तो अब इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं ये उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आप सिबलिंग स्पीशी को सेपरेट करना चाह रहे होते हैं या उनको आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं। ये आपको एक मैंने जीसीआर में लेक्चर भी शेयर किया हुआ है, अपकमिंग वीक में हमने यही पढ़ना है, सिबलिंग स्पीशी का और सुपर स्पीशी का लेक्चर आपको शेयर किए हुए हैं। उसमें इसमें से भी थोड़ी सी डिटेल ये वाली आपको दी गई है, यानी उस बुक के साथ साथ इस बुक की भी ये थोड़ी सी डिटेल मेंशन ये वहाँ पे भी की हुई है कि तीन जो क्लोजली रिलेटेड क्रिकेट की स्पीशीज हैं, यानी ये जो टिड्डियाँ होती हैं इनकी तीन स्पीशी हैं निमोबियस फैशिएटस ग्रुप की। तो इनको आप इनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे नहीं क्लासीफाई कर सकते या आइडेंटिफाई कर सकते, आप इनको इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये किस हैबिटेट में रहती हैं, तो क्योंकि इनका हैबिटेट वेरी करता है, इनके सॉन्ग्स वेरी करते हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स अक्सर क्या करते हैं, टैक्सोनोमिस्ट को हेल्प आउट करते हैं कि वो उन ऑर्गेनिजम्स को भी इवन क्लासीफाई कर सकते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली वेरी आइडेंटिकल होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, दे आर आइसोलेटेड। अब ऐसे ही साउथ सदर्न मिशिगन जो है वहाँ पे जो इसकी स्पीशी पाई जाती है सिबलिंग स्पीशी, वो क्या है, निमोबियस फैशिएटस। और वो क्या करती है वहाँ पे ड्राई ग्रास लैंड्स में रहती है। मतलब देखें उसका हैबिटेट भी क्या है, डिफरेंट है।
निमोबियस सोशियस जो है ये मार्शिस के अंदर पाई जाती है, वहाँ पे स्कटरिंग कर रही होती है, मतलब वहाँ पे मूव कर रही होती है। इसी तरह से निमोबियस से टिनुलस है, तो वो क्या है, वो ओक हिकरी फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पाई जाती है। ये आपको जब हम पढ़ेंगे ना सिबलिंग स्पीशी वाला लेक्चर, तो उसमें भी ये डिटेल है, वहाँ पे आपको इसकी और डिटेल मेंशन की हुई और आपको बताऊंगा भी। अब बहुत सारी और स्पीशी हैं केफ स्विफ्टलेट्स की, मतलब अबाबील जो हैं उनकी कुछ स्पीशी ऐसी हैं जो कि अपरेंटली आपको लगेंगी कि सारी एक जैसी हैं, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई किस बेस पे कर सकते हैं, उनके नेस्ट की बुनियाद पे। यानी उन सब का जो है वो नेस्ट क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और मॉर्फोलॉजिकली वो सारे के सारे बर्ड्स जो क्या होते हैं एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल है सिबलिंग स्पीशी की, आपने मिड टर्म में भी पढ़ी थी कि 6 यूरोपियन स्पीशीज जो हैं एनोफ्लीज मैक्यूली पेनिस ग्रुप की जो होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल हैबिट्स। मॉर्फोलॉजिकली तो एक जैसी है ना, तो ये आपने टेबल भी उसमें याद किया था, कैमिला नून है, मीजिया है, मैक्यूली पेनिस है, एट्रोपार्वस है, लेब्रांचिया है और सैकेरोवी है। तो ये भी राइस फील्ड में पाई जाती है मिला नून, दूसरी कूल स्टैंडिंग वाटर में, तीसरी कूल रनिंग वाटर में, चौथी कोल्ड वाटर्स में, पांचवी वार्म वाटर्स में, छठी जो है शैलो स्टैंडिंग वाटर में। अब वाटर टाइप भी वन वेरी करी, पहली तीन फ्रेश वाटर में है, अगली तीनों क्या है ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। तो इट मीन्स आप हैबिटेट की बुनियाद पे क्या कर सकते हैं, सिबलिंग स्पीशी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं और उनको क्लासीफाई भी इवन कर सकते हैं। अदरवाइज इनको क्लासीफाई करना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सा वर्क होता है। तो इस तरह से जो है ये एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, करेक्टर से हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकल करेक्टर्स। अब यहाँ पे मजीद आपको कुछ फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं कि स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंसेस जो होती हैं टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के अंदर, ये भी वेरी कर रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मोनोफेगस होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं या कुछ ऐसे पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, जबकि कुछ स्पीशी ऐसी होती हैं इंसेक्ट्स की जो कि बेशुमार जो है चीज़ों के ऊपर फीड कर रही होती हैं। बार्क बीटल देखी गई, तो बार्क बीटल का जैनरा है एक डेंड्रोक्टोनस, इप्स और फोलियोजाइनस। इन सब के अंदर ये साइंटिस्ट ख्याल करते थे कि कुछ ही स्पीशी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर या होस्ट या बोरिंग पैटर्न्स चूंकि वेरी करता है, तो इसीलिए इन स्पीशी को क्या कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया होस्ट प्लांट से। और इसके बाद फिर ये भी पता चला कि इसके अंदर तो बेशुमार स्पीशीज और भी इन्वॉल्व हैं जो कि अपने कॉन्स्टेंट करेक्टर रखती हैं, होस्ट प्रेफरेंस रखती हैं या बोरिंग पैटर्न रखती हैं। यानी कि ये जो दरख्तों की छाल के अंदर सुराख करने वाली बीटल्स हैं, इनकी कई स्पीशी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ यूनिक हैं और कुछ क्या करती हैं, और इनका फ़र्क किस बुनियाद पे है कि वो किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर है, कैसा उनका होस्ट है और कैसा उनका बोरिंग पैटर्न होता है, यानी कैसे वो दरख्तों की छाल के अंदर सुराख कर रही होती हैं। अब पैरासाइट्स का नॉलेज भी अक्सर क्या करता है कि हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो डिफरेंस मालूम कर सकें विद इन द होस्ट ग्रुप, यानी होस्ट की डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकते हैं, तो इस तरह से वो होस्ट का पता भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें होस्ट डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम देखें, इसमें यानी कि ना आपने दो बेसिक करैक्टर्स पढ़ने हैं, एक तो होस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें पैरासाइट डिस्क्रिमिनेशन। तो होस्ट डिस्क्रिमिनेशन में बेसिकली क्या हुआ है कि पैरासाइट्स का अगर नॉलेज आपके पास होगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप होस्ट ग्रुप को डिटरमिन कर सकते हैं कि बेसिकली होस्ट ग्रुप क्या है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट बता रहा है कि अगर आपको होस्ट ग्रुप का पता होगा तो आप उसकी बुनियाद पे क्या कर सकते हैं, पैरासाइट्स का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। यानी दो तरह के इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, या तो आपके पास पैरासाइट्स का नॉलेज हो तो उससे आप होस्ट को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास होस्ट का नॉलेज हो तो उससे आप पैरासाइट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन दो तरह की है। पहले है जी होस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट मींस इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास हमें पैरासाइट्स का नॉलेज होगा तो उसकी बुनियाद पे हम होस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि होस्ट क्या है। इवन के जो बोटेनिस्ट होते हैं वो भी होस्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जो कि ये जो है एंटामोलॉजिस्ट कर सकते हैं, यानी जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं। अब इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अक्सर क्या होता है कि डिफरेंसेस जो पैरासाइट्स के होते हैं, जो कोमेंजल्स के होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, सिबलिंग स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो होस्ट की होती हैं। जैसे अब होस्ट की सिबलिंग स्पीशी यहाँ पे दो हैं जो आपको मैंने हाईलाइट की हुई हैं, एक पाइनस जेफराई है और दूसरी पाइनस पोंडेरोसा है। अब ये देखें यहाँ पे आप तो ये पाइनस के आपको पता चीड़ के दरख्तों की स्पीशीज है मुख्तलिफ। अब ये दिखने में एक जैसी नजर आ रही होती है, साइंटिस्ट को भी इवन इतना इनका डिफरेंस नहीं पता चला, पाइनस पोंडिसेरियनस का या पाइनस एबीज है या पाइनस जेफराई है, ये वगैरह वगैरह, यानी ये कई तरह के देखें पाइनस के ट्रीज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पाइनस एबीज है या एंड सो ऑन। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो पैरासाइट इनके ऊपर अटैक करता था ना इन दरख्तों के ऊपर, वो वेरी करता था। यानी आपको पता है ना कि पैरासाइट क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट के साथ। अब जो पाइनस जेफराई पे अटैक कर रहा है वो पाइनस पोंडेरोसा पे अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से पैरासाइट के अटैक की बुनियाद पे ये जो होस्ट है, यानी जो दरख्त है जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है, सनोबर का चीड़ के दरख्त पे, उनको डिफ्रेंशिएट कर लिया गया।
अब एंटोमोलॉजिस्ट ने क्या इसमें किया कि उन्होंने जो है हर स्पीशी जो पाइन की थी उसके ऊपर देखा कि अटैक जो बार्क बीटल करती है वो दो डिफरेंट करती हैं। मतलब अब जो पाइनस जेफराई पे अटैक करती थी बीटल, उसका नाम था डेंड्रोक्टोनस जेफराई, ये आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरे पे अटैक करती थी उसका अगर आप नाम देखें, यानी कि जो पाइनस पोंडेरोसा पे अटैक करती थी वो क्या थी, डेंड्रोक्टोनस ब्रेविकोमिस। तो यानी कि दोनों बीटल्स की स्पीशी जो है वो उनकी बुनियाद पे जो है साइंटिस्ट ने क्या किया है, एंटामोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये दोनों पाइनस के दरख्त को शेड कोई कर सकता था क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली बड़े सिमिलर थे। तो चूंकि ये जो इनका पैरासाइट है वो वो जेफरे पे ही बस, जबकि जो डेंड्रोक्टोनस ब्रेविकोमिस है वो किस पे से जो है। इसी तरह से एमर्सन ने जो है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो है बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज का मालूम किया जो कि टर्माइट्स के अंदर पाई जाती थी। और उनके अंदर डिस्टिंक्टनेस कैसे मालूम की, उसने देखा कि जो टर्मिटोफाइल बीटल्स होती थी वो जिन टर्माइट्स के ऊपर अटैक करती थी उनके नेस्ट के अंदर वो बड़ी स्पेसिफिक होती थी। मतलब आपको पता है टर्मिटोफाइल बीटल्स क्या करेंगी, हर बीटल का एक अपना होस्ट होगा जिसके ऊपर वो अटैक करेगी। तो हर बीटल को देखते हुए पता चल गया कि ये वाली जो स्पीशी है ये सारी टर्माइट्स एक जैसी नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है, जिनके ऊपर डिफरेंट बीटल्स अटैक कर रही हैं। हालांकि उनका नेस्ट के पास जो बीटल्स पाई जाती हैं वो बड़ी होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, वो अपने खास होस्ट पे ही अटैक करेंगे जिसकी बुनियाद पे आप होस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज जो फ्रेश वाटर टर्बिलेरियंस की हैं वो किस बुनियाद पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिएट्स जो कि उनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो आप टर्बिलेरियंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलिएट्स। तो पैरासाइट्स जो होते हैं ये अक्सर क्या करते हैं, हमें क्लासिफिकेशन में हायर कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब स्पीशी लेवल से अबव कैटेगरीज को भी। जैसे फॉर एग्जांपल होस्ट पैरासाइट जो रिलेशनशिप्स होते हैं आप उससे क्या कर सकते हैं, टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया गया। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है एक, कि साइंटिस्ट ने क्या किया है कि फ्लैमिंगोज जो हैं ये एक आइसोलेटेड ग्रुप्स बर्ड्स का माना जाता है जिनकी एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज जो है स्टॉक से भी मिलती हैं और गीज से भी मिलती हैं। आपको पता नहीं लंबी लंबी टांगों वाले होते हैं परिंदे फ्लैमिंगोज जो हैं, और इसी तरह से स्टॉक्स भी लंबी टांगों वाले परिंदे हैं, लेकिन गीज भी छोटी टांगों वाले, उतनी लंबी टांगें नहीं उनकी होती। तो बर्ड्स लाइस जो है ना इनकी, वो क्या है फ्लैमिंगोज की जो है वो ज्यादा रिलेट करती हैं गीज के साथ। हालांकि वैसे देखें अगर आप, तो फ्लैमिंगोज का ज्यादा रिलेशनशिप किन के साथ बन रहा होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर स्टॉक्स के साथ बनता है। लेकिन चूंकि दोनों की जो लाइसिस हैं, दोनों की जो जुएं हैं फ्लैमिंगोज की और गीज की, वो दोनों की एक जैसी हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों जो हैं बेसिकली इनका ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप तकरीबन बनता है और इनका क्लोज रिलेशनशिप बनता है गीज का देन दैट ऑफ स्टॉक्स। यानी फ्लैमिंगोज के साथ जो बतखें हैं उनका ज्यादा क्लोजली रिलेशनशिप है देन दैट ऑफ स्टॉक्स। ऐसे नेक्स्ट है पैरासाइट डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, होस्ट की बुनियाद पे पैरासाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऊपर वाले में आप पढ़ रहे थे कि पैरासाइट की बुनियाद पे आप होस्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि होस्ट की बुनियाद पे पैरासाइट्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहा है कि बार्क बीटल एक जेनरा है, वहाँ पे क्या होता है कि स्पीशीज जो होती हैं बहुत सारी अटैक कर रही होती हैं, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको डिस्क्रिमिनेट किस बुनियाद पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। अब टेप वर्म्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल दे रहा है हाइमिनोलेपिस नैना, वो मैन के अंदर पाए जाते हैं, और हाइमिनोलेपिस फ्रेटर्ना जो है रोडेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि वो दिखने में तो एक जैसे ही है ना टेप वर्म्स, लेकिन आप इनको डिफरेंट किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हाइमेनोलेपिस नैना जो है ये सिर्फ मैन पे ही अटैक करेगा, ये रोडेंट्स पे अटैक नहीं करेगा। मतलब ये जो चूहे होते हैं, कुतर के खाने वाले जानवर हैं, चूहे वगैरह जैसे जो होते हैं, तो उनके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से हाइमेनोलेपिस नैना मैन का है, हाइमेनोलेपिस फ्रेटर्ना जो है ये रोडेंट्स में पाया जाता है, और इनकी मॉर्फोलॉजी दोनों की चाहे एक जैसी ही है, लेकिन आप इनके होस्ट की बुनियाद पे कह सकते हैं कि ये दो क्या है, डिफरेंट स्पीशी हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अस्केरस के बारे में बताया गया है कि अस्केरस मैन का देखें या पिग्स का देखें, सुअर का अस्केरस देख लें आप, अस्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स या मैन का, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली मैच करते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस किस बुनियाद पे कि उनका होस्ट क्या है, डिफरेंट है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट पैरासाइट्स हैं, यानी डिफरेंट स्पीशीज हैं ये। तो इस तरह से बहुत सारे और केसेस भी साइंटिस्ट ने मालूम किए हैं पैरासाइटोलॉजिकल लिटरेचर में। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि
पैरासाइट एक जो होता है वो डिफरेंट होस्ट पे पाया जाए तो उससे आप स्पेसिफिक डिस्टिंक्टनेस कर सकें। आपको पता है ना कि अक्सर केसेस में क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि एक जो पैरासाइट होता है वो एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर भी क्या कर रहा होता है, अटैक कर रहा होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप उनको फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किस बुनियाद पे करेंगे कि आप वहां पे आके इस इकोलॉजिकल करैक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पैरासाइट हमेशा एक होस्ट पे सर्वाइव करता हो, कुछ के मल्टीपल होस्ट भी होते हैं लाइफ साइकिल में। तो इस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल भी पैरासाइट आपको पता मुख्तलिफ होस्ट में अक्सर कंप्लीट कर रहे होते हैं। आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स एनिमल डाइवर्सिटी वन में पढ़ चुके हुए हैं। तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये अक्सर क्या करते हैं, हमें इंफ्रा स्पेसिफिक लेवल पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं। इंफ्रा स्पेसिफिक लेवल मीन वो लेवल जो स्पीशी लेवल से भी बिलो लेवल है, मतलब जिसको हम सब स्पीशी लेवल कहते हैं, जो आपको एक लेक्चर भी आगे पढ़ाया जाएगा कि सब स्पीशीज क्या होती हैं, रेसिस क्या होती हैं, इनका डिफरेंस क्या है, या क्लाइन क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखें कि सारे जियोग्राफिकल या माइक्रो जियोग्राफिकल जो अगर आप रेसिस को देखें, मतलब आपको पता है हर एनिमल की एक रेसिस होती है ना, मुख्तलिफ खितों में नस्लें पाई जाती हैं, जैसे बकरियों की नस्लें हैं, कोई पहाड़ी बकरी है, कोई टैडी है, कोई फलानी है, कोई बीतल है, तो इस तरह आप नाम पढ़ते हैं। ऐसे ही जब भेड़ों की नस्लें हैं या फलदार दरख्तों की नस्लें हैं। तो बॉटनी के अंदर हम वो जो लोकल इकोलॉजिकल रेसिस होती हैं उनको हम इको टाइप्स का नाम दे रहे होते हैं। यानी किसी भी जगह की जो लोकल पॉपुलेशन होती है ना, खास किस्म की किसी भी स्पीशी की, उसको हम सब स्पीशी का वैसे नाम देते हैं। लेकिन बॉटनी के अंदर हम उनको क्या नाम दे रहे होते हैं, इको टाइप्स का नाम दे रहे होते हैं, कि जो वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस के मुताबिक प्लांट जिसने स्टडी भी किया है, और इको टाइप्स जो होती हैं ये बेशुमार मतलब जगह पे फिट भी होती हैं। लेकिन बर्ड्स के केस में अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हम उनको क्या कहते हैं, सब स्पीशीज का नाम दे रहे होते हैं। मतलब एनिमल्स के केस में क्या होता है कि वो जो लोकल पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की जो किसी भी खिते में पाई जाती हैं उनको हम सब स्पीशीज का नाम देते हैं। और सब स्पीशीज जो होती हैं ये जियोग्राफिकल पॉपुलेशंस होती हैं, किसी भी खिते की लोकल पॉपुलेशंस होती हैं। और इनको आप कैसे मालूम कर सकते हैं सब स्पीशीज को, कि आप इसमें क्या करते हैं कि किसी भी जानदार की जिसकी सब स्पीशीज होंगी उसका साइंटिफिक नेम 3 हिस्सों पे मुश्तमिल लिखेंगे। पहले 2 हिस्से जो होंगे साइंटिफिक नेम के, जैसे आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, वो तो वैसे ही लिख देंगे ना आप एज सच। लेकिन तीसरा भी उसमें आप नेम उसके साथ लिखेंगे जो इटैलिक्स में ही लिखा जाएगा, तो उससे इंडिकेट हो जाएगा दिस इज द सब स्पीशीज ऑफ डैश स्पीशीज, जो भी कोई स्पीशीज होगी फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल वो दे रहा है कि बर्ड्स के केस में अगर आप देखें तो जियोग्राफिकल वेरिएशन जो होती है वो इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ जो होता है वो वेरी करती हैं। आपको पता ही है, आप एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ चुके हैं कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वैसा ही बर्ड्स या वैसे ही एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है या हैबिटेट प्रेफरेंस या फूड प्रेफरेंस या नेस्ट साइटिंग प्रेफरेंस की वजह से क्या होता है कि एनिमल्स की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो होता है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं जियोग्राफिकल वेरिएशन जो होती हैं। अब इसमें वो एक आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टिनेंटल रेस है यूरोपियन कॉरमोरेंट की। अब यूरोपियन कॉरमोरेंट एक बर्ड है, आपको पता है, फ्लेक्रोकोरैक्स कॉरमोरेनस। तो ये क्या करता है, ये दरख्तों के ऊपर अपना जो है ना घोंसला तमीर करता है। जबकि इसी की ही दूसरी एक सब स्पीशी को अगर आप देखें वो नॉर्थ एटलांटिक रेस है, वो उसका नाम क्या है, फ्लेक्रोकोरैक्स कॉरमोरेनस कॉरमोरेनस। अब ये कॉरमोरेनस कॉरमोरेनस जो है ये किस चीज को स्टूडेंट इंडिकेट कर रहा है, ये सब स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यूरोपियन कॉरमोरेंट में आपने साइंटिफिक नेम के 3 हिस्से देखे हैं, फ्लेक्रोकोरैक्स कॉरमोरेनस, तो ये साइंटिफिक नेम है। लेकिन इसके आगे कोर साइनेंसिस जो है ये शो करता है कि दिस इज द सब स्पीशीज, यानी यूरोपियन कॉरमोरेंट जो है ये एक सब स्पीशी का नाम। समझ आई बात की, कि जो सब स्पीशीज का नेम होगा उसके 3 हिस्से होंगे साइंटिफिक नेम में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे ही ये देखिए नॉर्थ एटलांटिक जो रेस है उसकी, तो वो उसमें फ्लेक्रोकोरैस कॉरमोरेनस कॉरमोरेनस जो है ये भी साइंटिफिक नेम है जिसके 3 हिस्से हैं, यानी ये सब स्पीशी को इंडिकेट कर रहा है। और सब स्पीशीज की पहचान क्या है कि ये मुख्तलिफ लोकल पॉपुलेशन होती हैं जियोग्राफिकल रीजन की। जैसे अब यूरोपियन कॉरमोरेंट दरख्तों पर रहता है और नॉर्थ एटलांटिक जो है वो रॉक्स के ऊपर अपना नेस्ट तमीर करती है। तो ये नेस्ट का भी तो फर्क आ गया ना कि जगह जगह का। तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल रेसिस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब स्पीशीज का नाम देते हैं एनिमल्स के केस में। और इसमें अब देखें कि बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन जो होती हैं वो इकोलॉजिकल करैक्टर्स के साथ साथ क्या होती हैं, चेंज हो रही होती है एनिमल्स के अंदर। और इस तरह से क्या होता है कि इकोलॉजी जो स्पीशीज की होती है वो क्या रहती है, मुकम्मल तौर पे एक जैसी ही रहती है। एक जियोग्राफिकल रेंज में जितनी भी स्पीशी के मेंबर्स होंगे वो सब के सब आपको पता है एक जैसे नजर आ रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक पहाड़ी नस्ल की भेड़ बकरियां, तो वो पहाड़ पे एक जैसी ही सारी नस्ल होगी। तो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन की जो पॉपुलेशन होती है, जो सब स्पीशीज होती है, वो सारी एक जैसी होती है, क्योंकि उनके ऊपर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है वो सेम असरअंदाज हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें कॉमन एक प्रॉपर्टी भी है कि जो क्या करते हैं जिससे आप स्पीशीज को डायग्नोज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स।
अब इंफ्रा स्पेसिफिक जो वेरिएशन है इसके बेस में स्पेशल जो है वो केसेस भी हैं जिसमें वो होस्ट इंसेक्ट्स की बात की गई है। बायोलॉजिकल रेस जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म रही है जिसमें बताया जाता है कि सिबलिंग स्पीशीज के लिए जो है वो यूज़ की जाती है अक्सर, यानी कि और अक्सर नहीं भी अप्लाई की जाती टर्म्स, ठीक है, पहले की जाती रही है। तो इसलिए होस्ट रेस भी अक्सर जो होता है ये टर्म यूज़ की जाती है। तो होस्ट रेसेस जो होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं जो अपने होस्ट के साथ रहती हैं, प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स आपको इंसेक्ट्स की दी गई हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कल के लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। सबको क्लियर हो गया ये आज वाला लेक्चर? समझ आ गई आपको इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की कि इसमें अक्सर क्या होता है कि होस्ट से आप पैरासाइट्स की स्पीशीज को बता सकते हैं होस्ट के मुताबिक, क्योंकि होस्ट अगर एक जैसे हैं या पैरासाइट्स अगर एक जैसे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, तो आप उसको होस्ट की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि आप होस्ट को पैरासाइट्स की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पैरासाइट जो अटैक करते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं पैरासाइट्स को, मुख्तलिफ होस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ होस्ट को बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक पैरासाइट्स, हालांकि वो सारे एक जैसे होस्ट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। चलिए आखिरी पैरा भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। मोथ है, ठीक है, वो कह रहा है कि उसने डेवलप कर लिया डिस्टिंक्ट वालनट प्रेफरेंस रेस, यानी अब कोडलिंग मोथ एक ऐसा मोथ है जो कि अखरोट के दरख्त के ऊपर ही जस्ट अटैक कर रहा है। तो उसकी एक ऐसी नस्ल अब बन चुकी है जो अखरोट के दरख्त के ऊपर रहना प्रेफर करती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं आए हैं, क्योंकि वालनट्स जो होते हैं या पॉम फ्रूट्स जो होते हैं या दूसरे कोडलिंग मोथ जो होते हैं वो इकट्ठे ही कैलिफोर्निया के अंदर रहे हैं, लेकिन बस इनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है अपने होस्ट के मुताबिक, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया हुआ है। और मोथ जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये बहुत आपको पता है खतरनाक पेस्ट हैं जो पॉम फ्रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं बहुत सारी सदियों से, और 1918 से लेके अब तक वो जो है अखरोट के दरख्त के ऊपर भी वन अटैक कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स की अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, तो वो खास उनकी रेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके ऊपर ही फिर वो रहना प्रेफर करते हैं। उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल जो होता है वो डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स नहीं आते हैं और वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे अब वो यहाँ पे एक बेस्ट नोन एग्जांपल आपको दे रहा है फॉरेस्ट एंटामोलॉजी की, जिसमें जो है बहुत सारी रेसिस जो एंट्रोक्टोनस मोंटी कोले की दी गई हैं और वुड बोरिंग बीटल्स की दी गई हैं जो कि अपने होस्ट सिलेक्शन प्रिंसिपल के मुताबिक अपने होस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन उनके अंदर क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनके अंदर जो है वो चेंज नहीं हुए, यानी वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं हुई हैं, वो सारी एक जैसी ही नजर आ रही होती हैं जो इस दरख्तों के ऊपर अटैक करती हैं, डेंड्रोक्टोनस मोंटी कोले जो है या दूसरी जो बोरिंग बीटल्स हैं वुड बीटल्स, वो सारी की सारी दिखने में एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन उनका होस्ट का जो सिलेक्शन प्रिंसिपल है वो एक जैसा है, मतलब आप एक जैसा होस्ट प्रेफर करती हैं। ऐसे ही कुछ और केसेस भी देखे गए हैं जिसमें स्मॉल एरमाइन मॉथ्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोनोम्यूटा कैडेला है हार्थोर्न में, या वाइस वर्सा इसमें कंडीशंस आ सकती हैं जिसमें क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट प्रेफरेंस डेवलप हो जाती है प्लांट्स के ऊपर जिसके ऊपर वो रहना प्रेफर कर रहे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एरमाइन मोथ्स हैं, स्मॉल एरमाइन मोथ्स, वो क्या करते हैं कि वो एप्पल के ऊपर या हाथोर्न जो होता है ट्री उसके ऊपर रहना प्रेफर करते हैं, और उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो फिर अपने उस होस्ट के साथ ही स्पेसिफिक हो जाती है। और ये सूंडियों से लेके अपनी पूरी जो अपनी नस्ल तक होता है, यानी कि एडल्ट बनने तक का सारा प्रोसीजर जो होता है उसी अपने प्लांट्स की जो जिसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं उसके ऊपर ही अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा गुजार देते हैं। यानी जो भी प्लांट को ये सिलेक्ट करेंगे चाहे वो एप्पल का हो चाहे हाथोर्न का हो, तो ये उसी के ऊपर मुसलसल फिर इनकी नस्ल चलती जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी नस्ल को फिर चेंज नहीं करते हैं, जो भी इनका होस्ट सिलेक्शन प्रिंसिपल होता है ये उसको फॉलो करते चले जाते हैं।